Sit down please. Thank you very much. और मैं चाहूँगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर विजय सोनी सर एलन की ओर से आप सब बच्चों की ओर से सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और जोरदार तालियों से स्वागत करें। अमित कामरा सर सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर जब एलन पर पधारे तो सर का एक मिशन चल रहा है कि भारत की जो युवा शक्ति है उस तक सर जो है अपना संदेश, अपना मार्गदर्शन पहुंचाना चाहते हैं। सर को जब पता चला कि एलन पर भी एक बहुत बड़ी युवा शक्ति है तो सर ने सभी बच्चों से मिलने की इच्छा व्यक्त की और इस क्रम में सर ने कोटा के साथ साथ अभी जितने भी सेंटर्स इंडिया में एलन के हैं उस क्रम को जारी रखा हुआ। कोटा में 55 से ज़्यादा सेशंस हो चुके हैं और सर लगभग 1.25 लाख स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट कर चुके, 1.25 लाख बच्चों की बात करें। अधिक समय नहीं लूंगा। जब सर से पहली बार मिलने का अवसर मिला, सूचना आई कि सर आना चाहते हैं, इच्छा है सर की बच्चों से मिलने की, तो जब हम सर का इंतजार कर रहे थे तो YouTube पर वीडियोस देखे सर के। उससे पहले ये सोचा था कि कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर आएगा, क्योंकि 17 गोलियों को झेलना, 2 ग्रेनेड के हमलों को झेलना इतनी आसान बात तो नहीं है। अपने तो ओलपिन चुप जाए तो भी जान निकल जाती है। तो वास्तविकता है ये बच्चों कि शरीर की ताकत निश्चित रूप से एक सीमा तक हमारी मदद करती है, लेकिन उस युद्ध में, टाइगर हिल की लड़ाई में शरीर की ताकत के अलावा भी कोई एक ऐसी ताकत थी सर के साथ कि अपने साथियों के साथ मिलकर जो है विजयश्री पताका फहराने में बहुमूल्य योगदान सर का रहा। तो वो क्या ताकत थी वो हम सर से ही जानेंगे। तो हम निवेदन करते हैं सर से कि नन्हे नन्हे योद्धाओं को अपना आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एलन के वाइस प्रेसिडेंट संजय गौर सर, सोनी सर, प्रिंसिपल सर और तमाम शिक्षक, आप सबको चरणों में नतमस्तक होकर के नमन करता हूँ और देश की ये युवा शक्ति आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। अभी शिखर की सर बात कर रहे थे कि वहां सैनिकों के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन हम भी तो इस भारत माँ के बेटे हैं ना। यस सर। तो भारत माँ के बेटे हैं तो भारत माँ के बेटे हाथ उठा करके और इतनी देर तक तालियां बजाएं कि ताकि शिखर वालों को भी ये पता चले कि कोटा के अंदर नहीं जुनून बनना चाहिए। जय हिंद। ये भी भारत माँ के बेटों की आवाज नहीं, क्योंकि भारत माँ ने बेटे तो पैदा किए ही नहीं है, भारत माँ ने तो शेर पैदा किए। शेर जब दहाड़ता है पे खड़ा हुआ दुश्मन भी थर्राता है। जय हिंद, जय हिंद। यूं ही आपका जोश आपके लक्ष्य प्राप्ति तक बना रहना चाहिए और आप जो सपना लेकर के आज एलन कोटा के अंदर आप हैं, तो क्या सपना लेकर के आए कि डॉक्टर बनना है? यस सर। क्यों बनना है डॉक्टर? देश की सेवा। डॉक्टर देश की सेवा के साथ साथ मानव सेवा करता है और डॉक्टर भगवान का दूसरा स्वरूप होता है। अगर डॉक्टर ने सही समय पर मेरा इलाज ना किया होता तो आज मैं आपके सामने भी खड़ा ना होता। आज तक आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते हुए आए हैं। आपके शिक्षक आपको इस तरह से फॉर्मूलों को बता रहे ताकि आप अपने टॉपिक के ऊपर होल्ड हासिल कर सकें। मैं कोई सब्जेक्ट का टीचर तो हूं नहीं,
लेकिन आपको एक जीवन का फॉर्मूला बताने के लिए, समझाने के लिए आया हूं कि आपकी जो ये अवस्था है, जो आपकी ये उम्र है, इस उम्र में, इस अवस्था में कितनी एनर्जी, कितनी पावर, कितनी सामर्थ्य, कितनी भावना और संवेदनाएं हैं। अगर ये एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो आपको कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, ये आपको भी शायद एहसास नहीं होगा। क्योंकि मैंने भी आप ही की तरह सपने को देखा है, बल्कि जिया है। देखा नहीं, जिया है। आपने जिया कभी सपने को? कैसे जिया? सोल से जिया जाता है। कभी आपने ये देखा, महसूस किया, आभास किया कि -50 डिग्री टेम्परेचर और 55 डिग्री का रेगिस्तान, जहां तक नजर जा सकती है वहां तक सिर्फ लाशें लाशें पड़ी हुई हैं और लाशों के बीच एक जिंदगी तड़प रही है। एज ए डॉक्टर मैं उसमें जाकर के उस जिंदगी को उठा करके उसकी जिंदगी बचा रहा हूं। देखा? ये नहीं देखा ना? जिया नहीं ना? मैंने उस सपनों को जिया। मैं 6th क्लास से जिया, तो वो 3P का फॉर्मूला से जिया। पहला P, पर्पज, क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है? पर्पज, अगर पर्पज क्लियर है तो दूसरा P, पैशन, जुनून, पागलपन, वो दीवानगी। एक इंसान के पास 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं, आपके पास में भी हैं। जानते हैं आप अपनी शक्तियों के बारे में? नहीं। आपकी शारीरिक शक्ति, आपकी मानसिक शक्ति, आपकी बौद्धिक शक्ति, और चौथी होती है आध्यात्मिक शक्ति, जिसको स्पिरिचुअल पावर बोलते हैं। अगर आप इन चारों शक्तियों के साथ अपने सपनों को जी रहे हैं, सोल उस परमात्मा अल्लाह और वाहिगुरु का अंश होती है, तो 5वीं शक्ति भी उसमें शामिल हो जाती है। और जिस सपनों के अंदर आपकी 5 शक्तियां हो, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपके सपनों को साकार होने से रोक सके। कोई नहीं रोक सकता। तो तीसरा P यहीं से स्टार्ट होता है, परफॉर्मेंस। कि जब आपके अंदर पैशन, जुनून, जो जज्बा है, तो आपका परफॉर्मेंस किस लेवल तक जा सकता है, इसका भी शायद आपको एहसास नहीं है। लेकिन अगले 30-40 मिनट के बाद आपको यह एहसास होगा, आभास होगा कि जो हमारे पास एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उससे हम कहां तक अपने परफॉर्मेंस को ले जा सकते हैं। तो मैं 6th क्लास से सपनों को देख रहा था, जी रहा था कि फौजी बनना है, लेकिन एक युद्ध भी लड़ना है। 6th क्लास में उम्र कितनी होती है? 10-11 साल। और 10-11 साल के बच्चे को यह पता है, ABCD नहीं पता उसको युद्ध की। युद्ध में क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन हां, बस एक जब सपना था, जुनून था, एक पागलपन था कि नहीं, मुझे फौजी बनना है और एक युद्ध लड़ना है। उस सपने को जीते जीते 12th पास कर लिया। 12th पास नहीं, 11th पास किया था, 12th में आया था, हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ। मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था थी। शायद उस अवस्था के बच्चे यहां पर हैं और उससे बड़े भी हैं। 16 साल 5 महीने की अवस्था में मैं फौज में भर्ती होकर के चला गया और उस रेजिमेंट में गया जिस रेजिमेंट का इतिहास अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके बड़ा हो रहा था। एक हिंदुस्तान का अकेला सैनिक पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और नौवे पे निशाना लगाते लगाते मां भारती को कर जाता है। जानते हैं उसका नाम? क्या नाम? वीर अब्दुल हमीद। और आप डॉक्टर बनने के राह पर हैं तो आपने भी अपने जीवन का कोई ना कोई आदर्श चुना होगा। मेरे जीवन का आदर्श वो 21 साल का नौजवान जो 1971 के युद्ध में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता है और पाकिस्तान के एक आर्मर्ड रेजिमेंट को ध्वस्त करता हुआ वो भी मां भारती की गोद में सो जाता है।
लेकिन फक्र तब होता है वो पाकिस्तान का कमांडर जिसने उसके टैंक को उड़ाया था वो हिंदुस्तान आता है और उस वीर के मां के चरणों को छू करके कहता है, मां तूने एक बेटा नहीं बल्कि एक शेर को पैदा किया। हम जानते हैं? नहीं जानते। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। उन आदर्शों के उस वीर शौर्य को लेकर के मैं ट्रेनिंग में गया और फौज की ट्रेनिंग एक आग की तप्त भट्टी होती है। आप भी तो यहां ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। Yes, sir. तो यहां की तो ट्रेनिंग आग की भट्टी नहीं है ना। एयर कंडीशन क्लासरूम है, 6 घंटे की एकेडमी क्लास और 18 घंटे आपकी खुद के मन मर्जी के। जब आपका दिल करता है तब आप पढ़ते हैं, जब दिल करता है तब आप दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं, शॉपिंग करते हैं, सोते हैं। 18 घंटे आपके मन मर्जी के। लेकिन फौज में तो कोई मन मर्जी नहीं। फौज में 3:30 बजे सुबह होती है और रात को 11:30 बजे रात होती है। जिस तरह से आज आपके शिक्षक अपने ज्ञान से, अपनी क्षमता से, सक्षमता से आपके अंदर वो सामर्थ्य, वो शक्ति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप 2024 या 2025 में इसकी नीट की परीक्षा आप उसको आसानी से पास कर सकते हैं। तो हमारे शिक्षक, उन्होंने भी अपने ज्ञान से, क्षमता से, सक्षमता से, कौशलता से 9 महीने तक उस आग की भट्टी में तपाया है, तब जाकर के एक सिविलियन बच्चा फौजी बन पाता है। फौजी जो होता है वो राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है। क्योंकि जब वो अपने बदन के ऊपर कोई वर्दी पहनता है तो वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं है। वो वर्दी लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन वो वर्दी होती है। वो तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी होती है जिसके लिए वो सैनिक पल भर में अपने आप को कुर्बान कर देता है। ऐसी महान उस वर्दी को पहन करके पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज एहसास होता है कि मैं गया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था ताकि उस धरती पर एक युद्ध होने वाला था और उस युद्ध का हिस्सा बनना एक लाजमी था। उस युद्ध लड़ाना था तो बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी था। कश्मीर के अंदर तो 1990 से और आज तक वहां एक हमारी सेना युद्ध लड़ती चली आ रही है उग्रवादियों के साथ में, दहशतगर्दों के साथ में, जिन्होंने कश्मीर के अंदर अशांति फैला रखी है। अमानवीय क्रूरताओं का वो नंगा नाच करते हैं वहां पर, उनके साथ युद्ध लड़े और उस युद्ध का हिस्सा बनने का मुझे भी सौभाग्य मिला। आप भी एक युद्ध लड़ रहे हैं। कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं? जो आपकी जो प्रोग्रेस टेस्ट होती है वो आपका एक युद्ध है, छोटे युद्ध है, ताकि आप उस प्रोग्रेस टेस्ट के माध्यम से, उस युद्ध के माध्यम से आप अपनी क्षमता का आकलन कर सकें, ताकि आने वाले जब आपका जो मेन टेस्ट होने वाला है उसके अंदर जब वो मेन युद्ध आएगा तो आपके हाथ और पैर लड़खड़ाए नहीं, बल्कि आप इतने सामर्थ्यवान हो जाएं कि जब वो परीक्षा आए तो आपके जो लिख दिया है तो उसमें ये भरोसा हो कि जो लिख दिया वो बिल्कुल सही है, आप सफल हो। ये एक भरोसा कायम करने के लिए ये छोटे छोटे जो आपके प्रोग्रेस टेस्ट हैं इसीलिए होते हैं। तो वहां मैं उस युद्ध का हिस्सा था। बहुत सारे दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ हुई, बहुत सारे मिलिटेंटों को मारने का मौका भी मिला और समय अपनी गति से चलता रहा। ये जानते हैं आप, समय की एक गति है, जानते हैं? और समय अपनी ही गति से चलता है। और जो इंसान, जो छात्र उस समय की गति के अनुसार कदम से कदम मिलाकर के चलेगा, उस समय 100 नहीं बल्कि 200% आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। लेकिन इसकी बहुत बड़ी विशेषता भी है, बहुत बड़ी विशेषता, कि अगर आपने अपने कदम रोक दिए तो आपका बाजू पकड़ करके ये साथ में लेकर के चलने वाला नहीं है,
आपको वहीं छोड़ जाएगा। और हम हारते कहां पर हैं? कब हारते हैं? जब मंजिल 2 कदम दूर होती है, तभी हम हारते हैं। क्योंकि मंजिल हमेशा एक पर्दे के पीछे होती है, पर्दे के पीछे होती है। और मन हमारे माइंड को एक नई पिक्चर भेजता है, बोला नहीं यार अभी बहुत रेस्ट कर लेते हैं आज, और हमारे कदम रुकने लगते हैं। जब हमारे कदम रुक जाते हैं उस समय अपने चला जाता है। आज का 1 सेकंड अगर बीत गया, दुनिया में कोई ऐसा धावक नहीं जो आज के इस 1 सेकंड को दौड़ करके पकड़ सके। चाणक्य ने भी कहा है कि आज का 1 सेकंड कल पूरी दुनिया की दौलत को किसी के कदमों में ला करके डाल दोगे ना, कि मुझे वो कल का वापस 1 सेकंड दे दो, तो इस दौलत में भी वो नहीं है कि वो उसको खरीद सके। ये जिंदगी का सबसे बेशुमार कीमती चीज है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, इस समय के साथ कदम से कदम मिला करके चलना, और ये आपको निश्चित रूप से आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। मेडिकल के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे सक्सेस लोगों का आपने जीवन चरित्र जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा ना? और सबकी जब जीवनी पढ़ी है तो उन जीवनियों में 2 कॉमन चीज निकली है, आपने अगर निकालने की कोशिश करी होगी। एक निरंतरता। निरंतरता, आप आज काम शुरू किया है और जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है, उसने क्षणिक भी जो है अपने आप को विराम नहीं दिया है, बल्कि निरंतरता बनाए रखी, अपने आप लगातार चलता रहा है। और दूसरा डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन की भी एक बहुत खास विशेषता है। जब डिसिप्लिन हमारे अंदर होता है तो हमको सीमित कर देता है भाई, सिर्फ लक्ष्य की तरफ बांधे रखता है, हमें इधर उधर भटकने ही नहीं देता। और अगर हम इनडिसिप्लिन में होंगे तो हम अपने लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। ये आपने देखा होगा, उनके चरित्र को पढ़ा होगा। समय अपनी गति से चलता है और वहां पर भी समय व्यतीत होता रहा। वर्ष 1998 आ गया जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वो समझ चुके थे, एहसास हो चुका था उनको कि दोनों ही राष्ट्र बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए हैं। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। तो उन्होंने शांति का पथ अपनाया। जहां शांति होती है वहीं उन्नति और विकास होता है। और ये किसी राष्ट्र और समाज तक सीमित नहीं, एक व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। आपने ये एहसास किया होगा कि जब आपका मन और मस्तिष्क विचारों का द्वंद्व आपके अंदर होता है, मन बेचैन होता है, तो चाहे आप पूरी रात पूरा दिन किताब खोल करके बैठो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप एक अक्षर भी सीख नहीं पाते। तो इंसान की उन्नति और विकास के लिए जरूरी है कि मन और मस्तिष्क की शांति, वैसे ही राष्ट्र की उन्नति के लिए जरूरी है कि राष्ट्र में शांति हो। तो इसी शांति को स्थापित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर बस यात्रा शुरू करी, समझौता एक्सप्रेस शुरू किया, ताकि दोनों राष्ट्रों के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और दोनों मुल्कों की आवाम एक नए आयाम की तरफ बढ़ सके, दोनों राष्ट्र तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकें। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, दोनों राष्ट्र तरक्की करें। तो उसने कारगिल, बटालिक, दरास, तुर्तुक ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जाता है, कल्पना कीजिए -60, जहां पानी नहीं, खून नहीं, बल्कि हड्डियां भी जम जाती हैं। जीवन यापन करना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन आप ही के शहर के, गांव के, प्रदेश के लोग आज भी -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के दिन रात अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ताकि इस देश के युवा अपने कैरियर को बना करके इस राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बना सके। तो उन पहाड़ियों के ऊपर जो बंकर्स बने थे, वहां एक समझौता था
कि सर्दी के समय में इन बंकरों में कोई सी भी फौज नहीं रही। हमारी फौज, हिंदुस्तान की आर्मी, इंडियन आर्मी एक डिसिप्लिन फौज है, अनुशासित फौज है, और हमारा देश एक अहिंसा का देश है, शांति प्रिय देश है, और हमारे देशवासी अपने देश के संविधान और कानून को मानने वाले। तो हमारी फौज भी तो उसी में से है। अपने उसी संविधान, उसी कानून के तहत हम बेस कैंप में आए, लेकिन पाकिस्तान की फौज विड्रॉल नहीं, बल्कि उन्होंने तमाम हमारी चौकियों के ऊपर कब्जा जमा लिया, और इतनी भारी संख्या में वहां पर मैन पावर, अम्युनिशन, इक्विपमेंट, वेपन सबका इतना स्टोर कर लिया, और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे। लेकिन भूल गए, ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, और इस मिट्टी में सिंह और शेर पैदा होते हैं। हिंदुस्तान के शेरों ने, सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियां, मई और जून का महीना था, जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, तब वहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन इन सब की परवाह किए बिना कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके इन्हीं पहाड़ियों पर बने हुए बंकरों को इनका कब्रिस्तान बनाना वहां पर शुरू कर दिया था। इस पिक्चर को देखा है आपने? यस सर। ये पिक्चर 5,000 साल पुरानी है, लेकिन 5,000 साल बाद भी ये अपनी शिक्षा और प्रेरणा से उतना ही महत्वपूर्ण है। ये हर एज, हर वर्ग के युवाओं के लिए, हर इंसान के लिए एक नई प्रेरणा, नई शिक्षा देती है। ये कहती है, समझाती है, बताती है कि जब इंसान चुनौतियों से चारों तरफ से घिर जाए, हताश और निराश होने लगे, मन लड़ने के बजाय हथियार डालने पर विवश हो, तो अपने जीवन की डोर अपने जीवन के सारथी को सौंप देनी चाहिए। हमारे जीवन का सारथी कौन है? हमारे पेरेंट्स, हमारे शिक्षक हमारे जीवन के सारथी हैं। और यकीन मानना कि अगर चुनौतियों में फंसो तो अपने इस जीवन की डोर अपने पेरेंट्स, अपने शिक्षकों के हाथ में दे देना, आपको तमाम चुनौतियों से बाहर निकाल करके वो आपको अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देंगे। और ये पिक्चर उसी की गवाह है। देख रहे हैं आप इसमें अर्जुन को? इतना बड़ा धनुर्धर जो पूरी दुनिया को हरा सकता था, पूरी दुनिया को जीतने की सामर्थ्य रखता था, लेकिन युद्ध के मैदान में इतनी भारी संख्या में सेनाओं को देख करके, अपने रिश्तेदार नातेदारों को देख करके वो भी हताश और निराश होकर के हथियार डालने पर विवश हो गया। लेकिन हथियार डालते ही अपने जीवन की डोर, अपने जीवन के सारथी, अपने मित्र, अपने सखा श्री कृष्ण के हाथों में सौंपी थी। और श्री कृष्ण ने, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि उसको उन तमाम चुनौतियों से बाहर निकाल करके उसको उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचा दिया था। तो इसलिए अपने जीवन की डोर अपने पेरेंट्स, अपने शिक्षकों के हाथ में हमेशा रखना, वो आपको हर मुसीबत से निकाल करके बाहर लेकर के आ जाए। ये नॉर्मल सी पहाड़ी है, दिख रही है? पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी पर रोड है। यस सर कहने में बहुत तेज है ना? अरे डॉक्टर है ना, क्योंकि डॉक्टरों में क्या है, इनकी खास विशेषता है, कुछ है ना? क्या? स्पीड, जल्दी करना है, सही करना है, और नहीं समझ में आता तो ट्रांसफर कर देना। तो यही तो है, और नहीं तो पेशेंट मर नहीं जाएगा। डॉक्टर की खास विशेषता यही है, जल्दी से फटाफट उसको देखेगा पेशेंट को, अगर उसकी समझ में आ रहा है तो ट्रीटमेंट करेगा, और नहीं तो उसको दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देगा। IITN की तरह नहीं होता है ना? IITN वाले क्या करते हैं, उनको समय की कोई जरूरत नहीं, वो आराम से सोचते हैं, अगर उनके पास पेशेंट आ गया तो है? अरे वाह, आज तो यार रिसर्च करेंगे इसके, इतने तो वो मर जाएगा। इसलिए डॉक्टर की क्वालिटी वही है, सही करना, जल्दी करना, और नहीं समझ में आता तो रेफर कर देना। ये डॉक्टर का क्वालिटी। तो ये पहाड़ी इलाके की एक रोड है, और आपने ECG कराया कभी? यस सर। उसमें इस तरह की तरंगें होती हैं, क्या कहती, क्या दर्शाती?
कि हार्ट बीट चल रही है यस सर। और इंसान जिंदा है, और अगर इस तरह से हुई तो मर गया। तो ये पिक्चर भी अपने ईसीजी की तरह ही है। उससे हमने क्या सीखा, क्या समझा कि जिंदगी एक सरल सुगम रेखा के समान नहीं है। हमारी जिंदगी ऊंचाई और नीचाई, समस्याओं और कठिनाइयों से भरी हुई है। जो इंसान उस ऊंचाई और नीचाई, कठिनाई और समस्याओं से लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो वही तो जिंदा है, बाकी तो सब मृतक के समान हैं। ये एक और पहाड़ी की पिक्चर, शायद इसका नाम आप नहीं जानते, लेकिन कारगिल वार मेमोरियल की पिक्चर देखी है? कारगिल वार मेमोरियल इसी पहाड़ी की तलहटी पे बना हुआ है, और इस पहाड़ी का नाम तोलोलिंग टॉप। इस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था, और इस 22 दिन के दौरान 26 मई को भारतीय वायुसेना के फाइटर्स इन पहाड़ियों पर बम्बारमेंट करने के लिए आए, और 28 मई का वो दिन, वो पल, वो समय मुझे आज भी याद है। शाम का वक्त होने वाला था, 3 हेलीकॉप्टर इस पहाड़ी पर फायर करने के लिए आए, और ये लास्ट वाला हेलीकॉप्टर था जिसको पाकिस्तान की फौज ने अपने गाइडेड मिसाइल से वहीं पर गिरा दिया। इस पहाड़ी पर लड़ते हुए, संघर्ष करते करते हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया है। तब जाकर के 12 जून 1999 को इस पहाड़ी पर हिंदुस्तान की सेना ने पुनः तिरंगा फहराया है। इस पहाड़ी को पहचानते? यही टाइगर हिल, ये द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। इस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसको सिविल भाषा के अंदर कमांडो टीम और फौजी भाषा में घातक प्लाटून कहते हैं। इस टीम के अंदर कुछ नए जवानों का चयन शुरू हुआ। मैं नौजवान साथियों आपको बताना चाहता हूं और कहता भी हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से, उसके कार्य से होती है। जो मुझे बहुत देर से आप विस्मित भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कोई बड़ा शक्तिशाली आपके सामने खड़े हो गया है, मैं कोई शक्तिशाली नहीं हूं, ना ही मेरे पास कोई शक्तियां हैं। मैं आप लोगों की तरह एक मां के गर्भ से पैदा हुआ एक आम इंसान, एक किसान का बेटा हूं। लेकिन 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्नेशन पहुंचाना, सुबह 5:30 बजे रोड से सामान उठाते थे और दिन भर दुश्मन की गोलाबारी के बीच चलते हुए रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे और 2 घंटे में फिर वापस भी आते थे। इन 15 में से हम 3 जवान ऐसे जो 22 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे, और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि ये तीनों सैनिक फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इनको इस टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस टीम को इस पहाड़ी पर सबसे पहले हमला करना था। हाइट ज्यादा थी तो दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज्यादा था, वो ज्यादा दूर तक देख सकता था, और जितनी ज्यादा दूर तक देख सकता था उतनी ज्यादा दूर तक वो मार भी सकता था। बहुत सारे लोगों की होती है ना मेंटेलिटी, अरे फौजी हैं तो मरने के लिए तो है, सुना? लेकिन उनकी मेंटेलिटी को ठीक करने के लिए कह रहा हूं कि फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी तो मरने के लिए होता है, मारने के लिए। तो अपने मूवमेंट को छुपाना था, इसलिए फिर कह रहा हूं, समय का सदुपयोग, समय का उपयोग करना सीख जाए। हमने उस समय का सदुपयोग किया, हमें मालूम था दिन में वो देख सकता है, हमको आसानी से मार सकता है, इसलिए रात का चुनाव किया, रात का समय चुना। रात भर इस पहाड़ी पर चलते थे और दिन भर बिना किसी मूवमेंट के पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। ये जो अवस्था है ना, जो आपकी उम्र है, कितने नखरे वाली उम्र है, कितने नखरे आपकी मम्मियां उठाती हैं कि आप जब जाएंगे
तो ड्रेस उधर फेंकते हैं, जूते उधर फेंकते हैं, शूज उधर होंगे, है ना, और वो आपके सारे सामान को समेटती हुई आपको आपकी पसंद का खाना आपको दिया जाएगा, लेकिन फिर भी नखरे को कितने होंगे, बोला मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। उस 22 दिन पूड़ियां देखिए, अरे देखिए पूड़ियां खाई हैं, गरम पूड़ियों को अगर जूट के बोरे में भरा जाता है तो वो पूड़ियों की जो पापड़ियां होती जूट के बोरे में चिपक जाती है। रात को सामान डाल करके जब वापस आते थे तो जूट के बोरों से उन पापड़ियों को ऐसे खुरुच करके चाय में डाल करके 22 दिन उसको खा करके जिंदा रहे। और अभी भी आप रोटियां खाते हैं ना, और अगर किनारा थोड़ा सा मोटा हो जाता है उसको तोड़ करके फायर में फेंक देते हैं, करते हैं। आप उस अन्न का अपमान नहीं कर रहे, उस अन्नदाता का अपमान कर रहे जो खेतों में पसीने को खून की तरह बहा करके आपके थाली में उस रोटी को परोसते हैं। कितने लोग इतनी मेहनत करते हैं और आपके जब थाली में वो रोटी आती है तो आपके नखरे होते हैं कि ये तो कच्ची है, ये तो जली हुई है, हम ऐसे फेंक देते हैं और लोगों के पैरों के नीचे वो अन्न दबता है। तो आप उस अन्नदाता ही नहीं बल्कि इस धरती माँ का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि इसी के गर्भ से वो उग करके वो अन्न पैदा हुआ है। अरे कोई कच्ची और कोई जली नहीं होती, सिर्फ हमारे भाव ऐसे होते हैं। अगर उसको ईश्वर का प्रताप समझ करके हम उसको ग्रहण करते हैं तो आपको कभी इसका एहसास ही नहीं होगा। तभी ईश्वर के प्रसाद की तरह खाओगे तो आपके अंदर उस एक शक्ति ताकत पैदा करे। भावों से ही बनता सब कुछ, उन्हीं भावों के साथ तो हम आगे बढ़ रहे थे, उसी पूड़ियों की पापड़ियों से खा करके आगे जा रहे थे। 2 रात और 1 दिन इस पहाड़ी पर -20 डिग्री टेम्परेचर। इतनी देर अभी आपसे बात करते हो गया ना, इतनी देर अगर बैरिक से बाहर खड़े हो गए तो चेहरे की चमड़ी फट जाती थी और खून निकलना शुरू हो जाता। तो इस चेहरे का पूरा स्किन फटा हुआ था, खून टपक रहा था, लेकिन हिंदुस्तान के ये जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके इस पहाड़ी के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद कल की ही तो बात है। सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। जिसका 2025 में नीट की है, हाथ खड़े करना जरा। किस किस को लग रहा है कि यार असंभव है, होगा कि नहीं होगा? किसी को नहीं, सबको संभव लग रहा है। अरे वाह, अभी तो थोड़े हाथ उठ रहे हैं, अभी तो 6 महीने बैलेंस है, जैसे जनवरी आएगी तो और ज्यादा उठने लगेंगे। नहीं, हाँ, क्योंकि आपके माइंड के अंदर वो थॉट आ गया है, यार मैं याद करता हूं, याद नहीं होता, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और साइंस के स्टूडेंट है ना आप, साइंस के स्टूडेंट को आपको मालूम है कि एनर्जी हमारी ट्रेवल करती है। और आज के नौजवानों का यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम प्रेजेंट में नहीं जीते, हम फ्यूचर में जीते, हम फ्यूचर में जीते। अगर आप मई 2025 में जी रहे हैं तो भाई साहब आज के समय को, इस आज को जीने के लिए आपके पास तो एनर्जी ही नहीं है। जब आप पढ़ने लगेंगे थोड़ी देर के बाद मन मस्तिष्क में थकावट पैदा होगी, और थकावट होगी तो आपने तुरंत किताब बंद करेंगे, सो जाए। इसलिए अगर आपको फल चाहिए तो पेड़ आज लगाना पड़ेगा। आज की एनर्जी को आज में वेस्ट कीजिए ना, आज में खर्च कीजिए ना। अरे 2024 जनवरी जब आएगी, मई, देखा जाएगा, लेकिन आज की शक्ति को आज में हमने उसको उपयोग करना है। आज अगर कम से कम मैं 2 सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड जमा लिया, 2024 जब मई आएगी तब तक तो मैं 2-2 बार अपने सब्जेक्टों पर होल्ड जमा लूंगा। अरे जब आएगी लिख दिया तो सिलेक्शन पक्का है, इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस हुआ। लेकिन अगर आप 2024 मई को जीते रहे तो आज को आप बर्बाद करो। इसलिए आज को जीना सीखो। मुझे नहीं पता कि मैं कल खड़ा होकर के कहीं पर लेक्चर दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा,
नहीं पता? आपको पता नहीं ना? जब हमें भविष्य के बारे में पता ही नहीं है, सिर्फ एक प्लान है, सोच है, हाँ भाई मुझे वहां जाना है, लेकिन उसी के ऊपर एनर्जी डालते रहोगे तो जाओगे कैसे? लेफ्ट पैरों को अपने को चलाना पड़ेगा, तब वहां तक जाओ। तो इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखिए, और जो भी चुनौतियां हैं वो चुनौतियां हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें सामर्थ्यवान बनाने के लिए आती हैं, हमें एक ताकत देने के लिए आती है, हमें लड़ने की काबिलियत पैदा करने के लिए आती है। और जब उन चुनौतियों से आप लड़ोगे तो उन चुनौतियों से निकलने के रास्ते भी नजर आएंगे। आपके पास आज सारे एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे शिक्षक आपके एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, और आपके पास पेरेंट्स का सपोर्ट है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था सिवाय दुश्मन के। दुश्मन ऊपर बैठा है, लेकिन रास्ते नहीं मिल रहे। रात भर उस पहाड़ी में घूमे, तब ये एहसास हुआ, पता चला कि यार हम मैनुअल नहीं चढ़ सकते, लेकिन रस्सियों के सहारे तो चढ़ा जा सकता है। रस्सियों के सहारे चढ़ने लगे, तो जब रस्सियों से चढ़ेंगे तो पत्थर तो नीचे गिरेंगे। पत्थरों की आवाज हुई, दुश्मन ने फायर खोल दिया। 21 जवानों की हमारी टीम, केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो फिर दुश्मन के 2 बंकर, हम 7 जवानों ने पलक झपकते अंधाधुंध फायरिंग किया, और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। और हम उस समय तक टाइगर हिल टॉप के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150, और हम केवल 7। लेकिन बिना डरे, बिना घबराए, साहस के साथ, धैर्य के साथ, जोश के साथ उनके साथ लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते वो कंडीशन, वो परिस्थिति भी आई कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है, यानी मरना निश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को, जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर आपको गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान मिलने वाला नहीं। और आप इतने बड़े और इतने समझदार तो हो गए ना कि आप इस यूनिवर्सल ट्रुथ को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं कि जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन अगर मरना है तो कायर और डरपोक की तरह नहीं मरना है, क्योंकि इस भारत माँ ने और हमारी माँ ने शेर और सिंगनियां पैदा की हैं। तो शेर डर करके नहीं, डरपोक होकर के नहीं, बल्कि वो लड़ करके मरता है। तो हमने भी सोचा यार मरना ही तो है, लेकिन मरेंगे ऐसे नहीं, लड़ करके मरेंगे और मार करके मरेंगे। ऐसे 3 तरफ से घिरे हुए, 3 तरफ से घिरे हुए थे, अंधाधुंध गोलियों की बौछारें, बम के गोले पड़ रहे थे। 5 घंटे तक उनके साथ लड़ते रहे, और 5 घंटे में उन्होंने हमें एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इस हिंदुस्तान के 7 जवानों ने 1 इंच उनको भी नीचे नहीं उतरने दिया। और फिर लड़ते लड़ते वो परिस्थिति, वो पल, वो दृश्य भी आए जो आज तक आपने सिर्फ फिल्मों के अंदर देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा भी है और जिया भी है। मुझे वो पल आज भी याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और इस नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा एक साथी मुझे फर्स्ट एड करने के लिए फील्ड पट्टी की पॉलिथीन फाड़ने लगता है, उसका हाथ यहां तक जाता है, तो यहाँ पे उसको गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर चला। उसका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाया। मेरे बगल में मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था,
मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी है, और उसके मुख से आखिरी शब्द क्या यही निकला, उसको सीने में गोलियां लगती, यहाँ से फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर ऐसे लेट जाता है। एक साथी आगे बढ़ता है, वहीं पर एक बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके जमीन पर गिर जाती है। बिना गर्दन के वो धड़ 2 कदम तक चलता है, फिर जमीन पर गिरता है। गर्दन जमीन पर गिरने के बाद किस तरह से उछलती है उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। एक साथी और आगे बढ़ा, फिर एक और बम गिरता है, दोनों हाथ दोनों पैर उसके कट जाते हैं। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। 40-50 पाकिस्तानी सैनिकों ने इस तरह से आकर के घेरा हुआ था, लगातार गोलियों की बौछारें चल रही थी। उनमें से एक कमांडर था, उनको उसने बोला इनको रिचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। वो आकर के जब हमारी बॉडियों के अंदर गोलियां मारते थे तो बॉडियां ऐसी उछलती थी ऊपर की तरफ। सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा। मैं इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर गोलियां मारी, पैर में गोली मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, और उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। को यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। अभी आपको 3 पी बताए थे। ये कौन सा पी हो सकता है? ये आपका 3rd पी, परफॉर्मेंस। कि आपके पास जो ऊर्जा, जो शक्ति है, ये आपकी सामर्थ्य को, ताकत को, आपकी सहन शक्ति को कहां तक ले जा सकती है। आज अगर एक शरीर के अंदर थोड़ी सी भी सुई चुभती है तो पीड़ा होती है, और मैं खुली आंखों से देख रहा हूं कि गोलियां शरीर के आर पार जा रही हैं, धुआं निकल रहा है, और उस गोली की पीड़ा को मैं चुपचाप बड़ा सहता हुआ चला जा रहा हूं। आप भी अपनी ऊर्जा और शक्ति से, आप अपनी ऊर्जा को, इस परफॉर्मेंस को कहां तक ले जा सकते हो, यह आपको एहसास होना। उनको जब यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं, फिर उन्होंने हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर बूट की ठोकरें मारने लगे, पत्थर मारने लगे, ताकि ये डेड बॉडियां छत बिछत हो जाएं और गालियां देने लगे। बहुत देर तक ये अमानवीय क्रूरताओं का तांडव चला। सब कुछ देखता भी रहा, सहता भी रहा, और बहुत देर के बाद उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो, और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। जब हमले की बात सुनी तब मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम चली जाए। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं। और ये सत्य है, अगर हम निस्वार्थ भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ उस परम पिता परमेश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को याद करते हैं, वो शक्ति तो साक्षात सामने खड़ी हो जाती है। और इसका भी प्रमाण आज आपको मिलेगा ही। वो गोलियां मारने लगे, हथियार उठाने लगे। जब वो नजदीक आने लगे तब मन मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास, एक दृढ़ संकल्प किया कि अगर इसने मेरे सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज आपके सामने भी खड़ा हूं। वो आया, दोबारा से गोलियां मारी, उसने फिर भी बाजू में, पैर में गोली मारी। इन खुली आंखों से देख रहा कि 2 कदम चलने के बाद वो पाकिस्तानी जवान रुक गया, वापस मुड़ा। शायद उसको एहसास हुआ होगा कि ये जिंदा है। तो उसने राइफल जब ऐसे सीने की तरफ करी तब मुझे भी लगा या जोगिंदर अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके न। और इस देश को भारत मां बोलते, ऐसे नहीं बोलते। ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता दिखाते, जो बलिदान दिया है, उसको मैं दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो सीने की तरफ चलाई, यहां पर पर्स रखा था, पूरी बेल्ट फट गई थी पत्थरों पे चलते चलते, और पर्स में भी 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद इस मां भारती ने वो सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। तो जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे टकराई और रिकोचिट हो गई।
उस गोली के धक्के से, प्रेशर से, पावर से मुझे भी लगा, एहसास हुआ कि मैं मर गया हूं। लेकिन पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने मेरा हथियार उठा करके जब जा रहा होगा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तब एकदम से चेतना आई क्या मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। तो मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने अपने पेन निकाल करके उसके ऊपर इस तरह से फेंका। कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, वो ग्रेनेड उसके हुड के अंदर जा गिरा और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, उसका पूरा यहां से पूरा सर फटा और वो हमारे ऊपर आकर के इस तरह से गिर गया। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मच गई और चारों तरफ से गोलियों की बौछारें शुरू। आपके पास में भी एक हैंड ग्रेनेड है क्या? नहीं। जो फौजी परिवार से कोई संबंध रखता होगा वो जानता होगा कि जो फौज का हैंड ग्रेनेड है उसका नाम है हैंड ग्रेनेड नंबर 36। क्योंकि क्यों है 36? क्योंकि जो वो फटता है तो उसके 36 टुकड़े होते हैं। और एक हम लेकर के घूम रहे हैं स्मार्टफोन हैंड ग्रेनेड नंबर 36, जो आप 24 घंटे अपने हाथ में पैर में लेकर के चलते हो, बाजू जेब में डला रहता है 24 घंटे। ये भी जब फटता है ना, ये स्मार्टफोन जब फटता है तो हमारी जिंदगी को भी 360 डिग्री पर घुमा करके खड़ा कर देता है। फिर हमारी समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। और ये पूरी दुनिया इस भारत के ऊपर गर्व करती है कि भारत युवाओं का राष्ट्र है, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि इस युवाओं के अंदर जो ताकत, जो सामर्थ्य, जो शक्ति है, जिस तरफ भी चलेगी देश की दशा और दिशा, तकदीर और तस्वीर दोनों बदली हो जाएंगी। 65% इस देश के अंदर युवा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 80% को ये पता नहीं कि सूरज कितने बजे निकलता है। ये सच है। आपकी क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? 2 बजे। रात को कितने बजे तक पढ़ते हैं? 12 बजे तक। कोई 1 बजे तक पढ़ रहा है, कोई 2 बजे तक पढ़ रहा है। सुबह कितने बजे उठते? कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 8:30 बजे उठ रहा है। तो यही एक दुर्भाग्य है इस देश का कि 80% युवाओं को यह पता नहीं कि सूरज कितने बजे निकलता है। क्योंकि कोई रात को 1:30 से 2 बजे तक कोई पढ़ने में मस्त है।